बेटा एक टॉपिक है जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये टॉपिक गिवन है आपके चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में। और इस टॉपिक को बहुत बार पूछा गया है अलग अलग फॉर्म में। कहीं पे पूछ लिया जाता है एक्सपेंड पीसीआर, एलेबरेट इट्स डिफरेंट स्टेप्स, what is PCR, what is the role of PCR in DNA amplification, and how can we amplify gene of interest by using polymerase chain reaction, या what is the role of primer in polymerase chain reaction, या डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स दे दिए जैसे डिनेचुरेशन, अनीलिंग या प्राइमर। इन सबको बोल दिया कि भाई आप जो है सीक्वेंस में लगा दीजिए, या आपसे डिनेचुरेशन का सेपरेट रोल पूछ लिया, थर्मस एक्वेटिकस का रोल पूछ लिया, व्हाट इज द रोल ऑफ थर्मस एक्वेटिकस इनसाइड पीसीआर। तो ये सारे क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से बनते हैं और इन सब का एक्सप्लेनेशन आप दे पाएंगे अगर आप उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखेंगे तो यहां पे उस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एंड आई एम गारंटेड श्योर कि आपने अगर इस चीज को ध्यान से सुना तो मेरे हिसाब से कोई एक डाउट ना रहे आपके पास। तो देखिए टॉपिक को शुरू कर रहा हूं मैं एंड द टॉपिक नेम इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड द चैप्टर नेम इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। देखिए ये जो टेक्निक है इसे जनरली यूज किया जाता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब है सपोज you have one copy of DNA and you want multiple copies, you want multiple copies। तो मल्टीपल कॉपीज को बनाने का दो तरीके हैं। पहला तरीका है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल तरीका क्या था कि भाई हम जो ये डीएनए था आपकी एक कॉपी, इस डीएनए को हम क्या करते, एक प्लाज्मिड के साथ इसको लाइगेट करते विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, और इस आरडीएनए को बना के हम ट्रांसफर करते इनसाइड द बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो जाता तो यहां पे इसके पास देखिए, जनरली आपने अगर अच्छे से पढ़ा हो प्लाज्मिड को तो आपको पता होगा कि इसके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो ये अपनी एक और कॉपी तैयार करता, मींस अपने आप को ये रेप्लिकेट करता और अपने जैसा एक क्लोन तैयार करता। तो इसीलिए इसे हम लोग क्लोनिंग वेक्टर भी कहते हैं। जिस प्लाज्मिड को जो मैंने लिया है इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्यों कहते हैं इसे? वेक्टर तो इसलिए क्योंकि ये फॉरेन डीएनए को कैरी करके ले जाता है, और दूसरा क्लोनिंग क्यों कह रहे हैं क्योंकि ये अपनी एक कॉपी तैयार कर रहा है, अपना क्लोन तैयार कर रहा है। तो यहां पे भी क्या हुआ है कि एक जो डीएनए था उसने अपनी एक कॉपी तैयार कर ली और यहां पे ये मल्टीप्लाई कर गया। ये तो मैंने एक दिखाया। अब थोड़े टाइम बाद ये बैक्टीरिया डिवाइड कर जाएगा, ऐसे दो बैक्टीरिया बन जाएंगे, फिर ये अपनी कॉपी तैयार कर लेगा, ऐसे ही इनका जो नंबर है वो इंक्रीज होता चला जाता है। ये तो नेचुरल मेथड है अगर हमें डीएनए की मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी है तो। लेकिन अगर हम लोग आर्टिफिशियली इस काम को करना चाहें तो आर्टिफिशियली भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बट इस टेक्निक को जो दिया था वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कैरीमुलस। कैरीमुलस ने इस टेक्निक को 1985 में दिया था और इस टेक्निक को देने के बाद इनको इसी चीज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला इन ईयर 1993।
1993 में उन्होंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को जो दिया, इस चीज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, क्योंकि ये एक बहुत रिवॉल्यूशनरी टेक्निक थी, क्योंकि इससे पहला ऐसा कोई मेथड नहीं था। केवल यही मेथड था कि आप बैक्टीरियाज और प्लाज्मिड का सहारा लें, तभी आप क्लोन तैयार कर सकते हैं या डीएनए की कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो यहां पे इन्होंने ये सारे मेथड को खत्म करवा के एक मशीन लाए जिसे थर्मोसाइक्लर कहते हैं, और उस मशीन के अंदर ये जो टेक्निक है वो परफॉर्म करवाई। अब पीसीआर जो जनरली होता है ये 30 to 36 साइकिल का प्रोसेस है। अब ये जो साइकिल्स हैं ये कम या ज्यादा हो सकती हैं, डिपेंडिंग कि आपको कितनी कॉपीज चाहिए। अभी समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए यहां पे जो पीसीआर टेक्निक है या पीसीआर जो प्रोसेस है ये 30 to 36 साइकिल्स का प्रोसेस है, एंड वन साइकिल हैव 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज denaturation, second step is annealing, and third step is extension। ये 3 स्टेप मिलके एक साइकिल बनाते हैं, और ऐसी ही कितनी 30 to 36 साइकिल होंगी। मतलब कि एक जो डीएनए था वो एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद उसकी 2 कॉपीज बन जाएंगी। मतलब अगर ये एक साइकिल और कर ले, जैसे फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हुई, अगर ये सेकंड साइकिल कंप्लीट करता है तो यहां पे इसकी 4 कॉपीज बन जाएंगी। इसी तरीके से ये बाइनरी बेसिस पे बढ़ता चला जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल जो चीज पहले दिन एक थी और वो हर दिन डबल हो रही है, तो 30 डेज के बाद वो कितनी हो जाएगी। तो एक एस्टिमेशन है कि अगर आपके पास 1 रुपया है और आपके वो जो 1 रुपया आपको पहले डे मिला वो हर दिन डबल हो, अगले दिन 2 बन जाए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो आपके पास 30 डेज के बाद वो कितना हो जाएगा। आपका 30 डेज के बाद वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 107 करोड़। आगे बात समझ में। तो अगर आपने एक डीएनए लिया और उसको 30 साइकिल या 36 साइकिल रन करा दिया, तो आप सोच लो आपके पास कितनी कॉपीज मिल सकती है। ठीक है, तो अब आप समझिएगा कि ये होता किस तरीके से है और ये होता कहां पे है। देखिए एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है, लेकिन आप अगर यहां पे पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कुछ अलग मिलना चाहिए। तो देखिए एक मशीन होती है उसको कहा जाता है थर्मोसाइक्लर। ये जो थर्मोसाइक्लर मशीन होती है इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से ये बहुत छोटी सी मशीन है, बहुत कॉम्पैक्ट सी होती है। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर जो छोटी छोटी जो टेस्ट ट्यूब है उन्हें लगाने के स्लॉट गिवन होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर एक फ्लैप होता है जो इसको बंद हो जाता है। इनकी जो ट्यूब्स होती है बहुत छोटे साइज की होती है जनरली, उन ट्यूब्स को आप इसमें फिट कर सकते हो। मतलब आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन ट्यूब्स के अंदर जो भी डीएनए आपके पास है वो डालना पड़ेगा, और जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, प्राइमर्स, डीएनटीपीज, जो भी चीज, मैग्नीशियम आयन, ठीक है, और टेक पॉलीमरेज, ये सारी चीजें आप डालेंगे। अभी इन सब का रोल समझेंगे हम लोग। ये सब डाल के आप इसको इसके अंदर रख देंगे, और यहाँ पे आपकी एक स्क्रीन गिवन होती है इस तरीके से। यहाँ पे इनके आजकल तो ऑटोमेटिक मशीन भी आ गई, वैसे मैनुअली बटन्स भी दिए होते हैं कि आप साइकिल भी सेट कर सकते हो कि आपको कितनी साइकिल चाहिए। मतलब आप चाहते हो कि भाई मैं 20 साइकिल्स रन कराऊं, मेरे को इतनी ज्यादा डीएनए की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप 20 साइकिल्स तक भी इसको रन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप 36 या 30 साइकिल ही पूरी कंप्लीट करें।
अब उसमें टेम्परेचर भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि भाई मेरे को पहला स्टेप करना है डीनेचुरेशन, तो मुझे कितना रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए होगा, तो वो भी आपको सेट करना पड़ेगा। अनीलिंग के लिए आपको सेट करना पड़ेगा, एक्सटेंशन के लिए आपको सेट करना पड़ेगा। वो सारी चीजें आप यहां से मैनुअली उसको सेट कर सकते हो, मतलब ये मशीन आपके हिसाब से काम करेगी। अब इसके अंदर जो भी कुछ चल रहा होगा, मतलब फॉर एग्जांपल थर्ड साइकिल का सेकंड स्टेप चल रहा है, तीसरी साइकिल से सेकंड स्टेप मतलब अनीलिंग चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा अंदर कि यहां पे ये स्टेप चल रहा है। तो ये मशीन पीसीआर परफॉर्म करती है, जिसे थर्मोसाइक्लर कहा जाता है। अब इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के क्या चल रहा होगा उसे अब हम समझते हैं कि ये जो साइकिल है ये सारी की सारी कैसे होती है। तो देखिएगा यहां पे मैं शुरुआत करता हूं डीनेचुरेशन से, पहले स्टेप से। तो देखिए कैसे एम्पलीफाई करेंगे हम लोग अपने डीएनए को। यहां पे पहला स्टेप डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन जनरली हाई टेम्परेचर पे ही हो सकता है, तो यहां पे हमें 90 टू 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना पड़ेगा। 90 टू 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डीनेचुरेशन के लिए रखना पड़ेगा। और डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे बॉन्ड्स हैं, जैसे आपने टर्म पढ़ा होगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन जो डीनेचर हो जाती है उसका मतलब क्या है कि प्रोटीन ने अपनी 3D शेप लूज कर दी, मतलब जिस तरीके से उसका जो स्ट्रक्चर था वो अब डिसरप्ट हो गया, उसके अंदर जो बॉन्ड्स थे वो टूट गए, मतलब वो डीनेचर हो गई। तो इसी तरीके से जो हमारा डीएनए होगा, ये मैं एक डीएनए ले रहा हूं आपके सामने जिसमें दो स्ट्रैंड्स होंगे, एक को लिख रहा हूं 5 प्राइम 3 प्राइम पोलैरिटी, और दूसरे को लिख रहा हूं 3 प्राइम 5 प्राइम पोलैरिटी, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो जनरली होते हैं। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी के हिसाब से आपने पढ़ा होगा, जब चारगाफ रूल पढ़ते हैं हम लोग, उसमें हम लोग इन चीजों को पढ़ते हैं कि कितने बॉन्ड्स किसके बीच में होते हैं, तो वो एक अलग पार्ट है। तो यहां पे इस तरीके से आप बॉन्ड्स बना दीजिए। ये बॉन्ड्स तैयार कर दिए हमने। तो जब हम हाई टेम्परेचर देंगे लगभग 90 टू 94 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो बॉन्ड्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, ये डिसरप्ट हो जाएंगे, मतलब ये यहां से टूटना शुरू कर देंगे, और ये जो दोनों स्ट्रैंड है हमारे अलग अलग हो जाएंगे। तो ये पहला स्टेप हुआ डीनेचुरेशन। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, तो हमारा जो दूसरा स्टेप है इसी के बाद मैं यहां पे कंटिन्यू कर दे रहा हूं, इसे कहते हैं हम लोग अनीलिंग। अनीलिंग अनीलिंग के लिए थोड़ा लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, अप्रोक्सीमेटली 40 टू 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग रख लेते हैं। और यहां पे क्या किया जाता है कि हमें प्राइमर्स की मदद लेनी पड़ती है। अब प्राइमर की बात सुनिए क्या होगी, क्या होते हैं प्राइमर और करेंगे क्या प्राइमर, तो समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूं प्राइमर्स क्या होते हैं। प्राइमर, तो प्राइमर्स आर ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे टू दिस पार्ट एंड टू दिस पार्ट। अब कहोगे कि सर यहां पे प्राइमर क्यों नहीं लग सकता और यहां पे प्राइमर क्यों नहीं लग सकता, आप इधर ही क्यों कह रहे हो, तो आप एक चीज समझिएगा, आपने अगर डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि एक जो भी डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। मतलब अगर आप यहां पे प्राइमर को लगाते हो और यहां पे आप प्राइमर लगाते हो तो इसके अपोजिट पोलैरिटी हो जाएगी 5 प्राइम, इधर पोलैरिटी हो जाएगी 5 प्राइम, और जब डीएनए बनना शुरू होगा तो वो इस डायरेक्शन में बनना शुरू होगा, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और इधर अगर डीएनए बनना शुरू होगा तो वो इस डायरेक्शन में शुरू होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो हमें
इसी डायरेक्शन में प्राइमर्स को लगाना है। ये काम हम नहीं करेंगे, ये अपने आप होगा, लेकिन यहां पे अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है कि प्राइमर्स कहां पे लगते हैं। गॉट इट? ये सब हमें कुछ नहीं करना है, वो सब पीसीआर के थर्मोसाइक्लर जो मशीन मैंने आपको बताई थी, छोटी सी मशीन, उसके अंदर सब कुछ हो रहा होगा, उसके अंदर ये सारे स्टेप्स अपने आप परफॉर्म हो रहे होंगे, बस आपको साइकिल सेट करनी होगी, दैट्स इट। तो यहां पे क्या होगा कि ये जो प्राइमर्स हैं, ये एक प्राइमर हो गया, इधर एक प्राइमर हो गया, ये आपने लगा दिए। अब प्राइमर्स को डिजाइन कैसे किया जाता है? तो प्राइमर्स को डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो पूरा डीएनए का सेगमेंट है या ये पूरी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इस पूरी जीन ऑफ इंटरेस्ट को सीक्वेंस करना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसेस यहाँ पे मौजूद हैं, और आपको जो लास्ट के 18 से 20 न्यूक्लियोटाइड होंगे उनको देखना पड़ेगा। मतलब लास्ट वाले जो 18 to 20 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे होंगे और यहाँ पे जो शुरुआत वाले 18 to 20 न्यूक्लियोटाइड होंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एक प्राइमर तैयार करना है। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि अगर यहां पे ए होता है तो प्राइमर के अंदर टी होना चाहिए, अगर यहां पे जी होता है तो प्राइमर के अंदर सी होना चाहिए, और अगर यहां पे सी होता है तो यहां पे जी होना चाहिए। प्राइमर जो तैयार होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा आपके इस स्ट्रैंड से। अब कहोगे कि ये कहां से तैयार होते हैं? तो देखिए, इसके लिए आपको टेक्निक यूज करनी पड़ेगी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, जो आपने अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि हमने अलग जो ह्यूमंस थे, या ह्यूमन के अलावा अब तो बेटा बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के भी जीनोम को सीक्वेंस करके रखा हुआ है। आपको हर चीज वहां पे इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपको अगर पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन के अंदर कोई कैंसर कॉजिंग जीन के बारे में पता करना चाहते हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं P53 का, तो आप P53 जीन डालिए, आपको पूरा सीक्वेंस उसका निकल के आ जाएगा। आप उसके हिसाब से प्राइमर डिजाइन करना चाहते हो, उसको एक टूल होता है वहां पे ब्लास्ट टेक्निक, उसमें अंदर डालिए, वो आपको प्राइमर डिजाइन करके अपने आप दे देगी। आपको क्या करना है, उन प्राइमर को वहां से कॉपी करना है, मेल में कॉपी करना है और भेज देना है किसके पास? जो कंपनी प्राइमर डिजाइनिंग करती है, वो वहां से प्राइमर डिजाइन करके आपको भेज देंगी। आप उन्हें पीसीआर में यूज करिए दबा के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ये टेक्निक हो गई, प्राइमर आपके लग गए। ये जो टेम्परेचर था, अच्छा अब अनिलिंग क्यों कह रहे थे इसे? बेटा अनिल का मतलब होता है बाइंड करना। तो हमने यहाँ पे किस चीज को अनिल किया है? हमने प्राइमर को यहाँ पे अनिल किया है। ये जो ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लगाए, इन्हें ही हम लोग ने क्या किया है? अनिल किया है। ये लग गए, एक यहाँ पे और एक इधर लग गया भाई, ये एक लग गया इधर। ठीक है, पोलैरिटी आप ध्यान रखेंगे हमेशा। अभी तो मैंने यहां लिखी है, बाद में जब पूरा बन जाएगा तो पोलैरिटी यहां कंप्लीट करनी है। अब देखिए, प्राइमर हो गया। प्राइमर तो एक टेम्पलेट के तौर पे यूज होगा। डीएनए पॉलीमरेज की और रिक्वायरमेंट है। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो आपका डीएनए के हिसाब से एक डीएनए के स्ट्रैंड को पॉलीमराइज करता है। उसका दूसरा नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मतलब जो डीएनए के ऊपर डिपेंड हो और डीएनए को ही पॉलीमराइज करे, तो वो स्ट्रैंड की हमें रिक्वायरमेंट है। तो हमारा जब डीएनए पॉलीमरेज यहां पे यूज नहीं हो सकता। अब यूज क्यों नहीं हो सकता? हम अपने डीएनए पॉलीमरेज को यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पे आप देखिए जनरली हाई टेम्परेचर चल रहा है। यहां पे देखिए आप, हाई टेम्परेचर चल रहा है। अभी जो अगला हम लोग स्टेप पढ़ेंगे ना, एक्सटेंशन, वहां पे 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और हम लोग जो ह्यूमंस हैं, हमारा जो कोई भी एंजाइम है वो 50 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर क्या हो जाता है? अपनी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कम कर लेता है। मतलब वो धीरे धीरे डीनेचर होने लग जाता है। तो अगर आप ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज को यूज करोगे या किसी अदर एनिमल के डीएनए पॉलीमरेज को यूज करोगे तो वो वहां पे वर्क नहीं कर सकता। तो आपको वहां पे ऐसे पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है जो हाई टेम्परेचर पे वर्क कर सके। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म को ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में हमारे आर्की बैक्टीरिया, जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस पे रह सकते हैं, जो थर्मोफाइल्स हैं। तो इन आर्की बैक्टीरिया का जो एंजाइम है वो भी अडेप्टेबल होगा हाई टेम्परेचर पे काम करने के लिए। तो आप क्या करोगे? इन आर्की बैक्टीरिया से
इनके डीएनए पॉलीमरेज को निकाल लोगे। तो एक आर्की बैक्टीरिया जिसको लिया जाता है जनरली, उसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस। तो ये जो थर्मस एक्वेटिकस है, ये एक एक्सट्रीमोफाइल है जो हाई टेम्परेचर पे रहता है। तो आप क्या करोगे, इस थर्मस एक्वेटिकस से डीएनए पॉलीमरेज को आइसोलेट करोगे और उसके जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको हम नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज ना कह के उसे हम कहने लग जाते हैं टैक पॉलीमरेज। क्या कहने लग जाएंगे? टैक पॉलीमरेज। यहां पे टी ये हो गया, एक यू ये टर्म हो गया, ये कंप्लीट मिलके टैक पॉलीमरेज। और टैक पॉलीमरेज को लेने का रीजन क्या था? क्योंकि एक थर्मो रेजिस्टेंट एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकता है। आगे बात समझ में। अब आपके पास डीएनए पॉलीमरेज मतलब टैक पॉलीमरेज भी आ गया, लेकिन किसको यूज करके वो, या सबस्ट्रेट भी तो होना चाहिए। जैसे आपने अगर एप्लीकेशन पढ़ा हो तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनटीपीज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स को सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करता है, उसके बाद चेन को पॉलीमराइज करना शुरू करता है। तो यहां पे सबस्ट्रेट लिए जाएंगे हमारे क्या, डीएनटीपीज। तो यहां पे हम लोग लेंगे डीएनटीपीज जो कि सबस्ट्रेट होंगे इस टैक पॉलीमरेज के लिए, और इनकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो डीएनटीपीज हैं इनमें होंगे जैसे डीएटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड टीटीपी। अब देखो, थर्ड स्टेप समझना आप ध्यान से, और इसके साथ साथ बेटा मैग्नीशियम आयंस को भी लिया जाता है कोफैक्टर्स के तौर पे। ठीक है, अब थर्ड स्टेप समझना बहुत ध्यान से। अब एक्सटेंशन होगा, अब होगा एक्सटेंशन। यहां पे मैं डीएनए के स्ट्रैंड्स को तैयार कर रहा हूं। यहां पे 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम। हमने लगाए थे इसके साथ क्या, प्राइमर्स। ये लग गए प्राइमर, ये इधर लग गया एक प्राइमर। ठीक है, अच्छा, एक्सटेंशन का टेम्परेचर और लिख लीजिएगा। यहां पे 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है। तो यहां पे लग गए 2 प्राइमर आपके। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि जो टैक पॉलीमरेज है वो आएगा यहां पे बाइंड करेगा। ये बाइंड कर गया टैक पॉलीमरेज। ये जो राउंड बनाया मैंने, ये कौन है, टैक पॉलीमरेज। ये आपका टैक पॉलीमरेज हो गया। अब ये टैक पॉलीमरेज क्या करेगा, ये इन डीएनटीपीज को एज अ सबस्ट्रेट यूटिलाइज करेगा, और यूटिलाइज करते हुए सपोज करो यहां पे ए है, तो अगर टी की रिक्वायरमेंट है तो टीटीपी ये जो थी हमारी यहां पे, ये रही, इससे इस थाइमीन को निकालेगा और इस चेन के अंदर इंट्रोड्यूस कराएगा। अब उसी तरीके से जैसे यहां पे थाइमीन को इंट्रोड्यूस कराया, अगर यहां पे ग्वानिन है तो साइटोसिन चाहिए, तो साइटोसिन को यहां से निकालेगा सीटीपी से। तो ये है सबस्ट्रेट का मतलब। ये देखो सी जो लगा था, इस सीटीपी को यहां से निकालेगा और इस सीटीपी को निकाल के इस चेन के अंदर इंट्रोड्यूस कराएगा। यहां पे ये लगा दिया, और ये जो चेन है ये इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़नी शुरू हो गई। यहां पे इस तरीके से इंट्रोड्यूस होते चले जाएंगे और हमारा एक पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड तैयार हो जाएगा। सिमिलर मैनर में जैसे वहां पे हुआ, यहां पे भी एक टैक पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और टैक पॉलीमरेज क्या करेगा, इन्हीं को सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करेगा और इस डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। और यहां पे बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, देखिए पोलैरिटी भी समझनी बहुत जरूरी है। ये 5 प्राइम हो गया, यहां पे 3 प्राइम हो गया, और यहां पे 5 प्राइम हो गया, यहां पे 3 प्राइम हो जाएगा। ये देखिए इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये स्ट्रैंड तैयार हो गया, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये स्ट्रैंड तैयार हो गया, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये तैयार हो गई। यहां पे देखिए ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड इन्होंने फॉर्म कर लिए। तो शुरुआत में कितना डीएनए था आपके पास, 2 स्ट्रैंड थे। अब जब ये कंप्लीट हो गया
तो आपके पास कितने डीएनए स्ट्रैंड हो गए? 4। मतलब ये दोनों ने एक साथ अगर कॉम्प्लीमेंटरिटी भी फॉर्म कर ली तो हमारे पास 2 डीएनए अलग अलग तैयार होके आ गई। तो इसी तरीके से एक साइकिल के अंदर यहां पे डिनेचुरेशन, अनिलिंग और एक्सटेंशन परफॉर्म करने के बाद हमारे कितने 4 स्ट्रैंड तैयार हुए 2 स्ट्रैंड से, मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए तैयार हो गया। अब इसी डीएनए को लेके आप अगली साइकिल करोगे तो 1 से अगर 2 बना तो 2 से कितने बनेंगे? हमारे 4 डीएनए तैयार हो जाएंगे। फिर तीसरी साइकिल आप परफॉर्म करिए 4 डीएनए को लेके, कितने हो जाएंगे? एक और साइकिल कंप्लीट होगा 8 डीएनए हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे जो नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो बढ़ते चले जाएंगे और हमारे पास एक डीएनए कॉपी से मल्टीपल कॉपीज, आप थाउजेंड्स ऑफ कॉपी भी कर सकते हो, लैक्स ऑफ कॉपीज भी, मिलियंस ऑफ कॉपीज भी और बिलियंस ऑफ कॉपीज भी। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आप उतनी कॉपीज यहां पे तैयार कर सकते हो बाय यूजिंग दिस रिवोल्यूशनरी टेक्निक दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. So that's all about this topic. Thank you.